तो जैक बोर्ड क्लास 9th के विद्यार्थियों, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं साइंस का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल, जो आपके आगामी परीक्षा 29 जनवरी जो होने वाला है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों ये सारे सवाल हैं। तो चलिए देखते हैं अभी के इस वीडियो में कौन कौन सा सवाल है जो 40 इंपॉर्टेंट सवाल होगा। तो चलिए पहला सवाल देखेंगे। बोला गया है कि निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है, यानी कि अदिश पूछा है, कौन सा सदिश राशि यहाँ नहीं है, यानी कि वो क्या होगा, अदिश राशि होगा। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है विस्थापन, दूसरा है भार, तीसरा है त्वरण और चौथा है चाल। तो पहले अदिश का मतलब क्या होता है? अदिश का मतलब होता है इसको व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण का जरूरत हो, दिशा का नहीं। लेकिन बात किया जाए कि सदिश राशि का यानी वेक्टर राशि का, तो यहाँ पर सदिश राशि का बात अगर होगा तो उसको कहेंगे कि दिशा और परिमाण दोनों जरूरी है। लेकिन यहाँ पहला सवाल में पूछा निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है, यानी कि अदिश पूछा गया है, तो अदिश जो होता है वो चाल होता है। आगे पूछा गया सेकंड क्वेश्चन कि अचर चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ क्या होता है। अचर चाल से जो गतिशील वस्तु होती है उसका दूरी समय ग्राफ क्या होता है, तो उसका दूरी समय ग्राफ होता है सरल रेखा में। अब अगला क्वेश्चन है कि ऑडोमीटर जो है वो क्या नापता है। तो ऑडोमीटर जो वस्तु है दूरी नापता है, उसी में से एक होता है स्पीडोमीटर जो चाल को नापता है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन यहाँ बोला गया है कि न्यूटन किसका मात्रक है। न्यूटन जो है वो किसका मात्रक है। ठीक है, न्यूटन जो है बल का ऐसा मात्रक होता है। अगला सवाल 5वां नंबर देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सही है। तो कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, या कार्य बराबर बल गुना समय, या कार्य बराबर द्रव्यमान गुना वेग, और इनमें से कोई नहीं। तो 5 का सही आंसर होगा कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो आवृत्ति का ऐसा मात्रक जो है हर्ट्ज होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में ध्वनि तरंगे, वायु में जो है ध्वनि तरंगे कैसी होती है। वायु में ध्वनि तरंगे कैसी होती है, तो वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल होती है। आगे बोला गया 8वां क्वेश्चन की आवृत्ति एन तथा तरंगदैर्ध्य न्यू में कौन सा संबंध सही होता है, मतलब वेग में कौन सा संबंध सही होता है। तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद बोला गया श्रव्य ध्वनि का प्रयास क्या होता है। तो पिछले वीडियो में बताया गया कि श्रव्य ध्वनि का प्रयास जो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है, मानव कान का भी यही प्रयास होता है। ये जो 0 से 20 तक होता है ये आपका अवश्रव्य है। ठीक है, अवश्रव्य है। और पराश्रव्य जो होता है 20,000 से ज़्यादा होता है, 20,000 से ज़्यादा होता है, पराश्रव्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का द्रव्यमान जो है कितना है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान जो है 6.0 गुना 10 का पावर 24 किलोग्राम। और अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के केंद्र पर 20 केजी बालक का भार कितना है। पृथ्वी के केंद्र पर, तो पृथ्वी अगर है तो इसका सेंटर का बात किया जाए तो सेंटर पर 20 केजी का भार कितना होता है। देखिए सेंटर पर कितना आ जाए, 20 केजी आ जाए, 50 आ जाए, 100 केजी आ जाए, 1 टन आ जाए, कुछ भी आ जाए तो उसका शून्य होगा। ठीक है, लेकिन यही आपका अगर केंद्र का बात किया था तो केंद्र पर भार ज़्यादा होता है, यानी कि क्या यही आपका ध्रुव का बात किया था, ध्रुव पर भार ज़्यादा होता है जबकि केंद्र पर नगण्य होता है, शून्य होता है। नेक्स्ट है दाब जो है कैसी राशि है। तो दाब जो है वो अदिश राशि है। दाब जो है एक अदिश राशि है। फिर बोला गया जड़त्व का गुण किस में होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है, या किसी वस्तु में होता है, या किसी भी वस्तु में नहीं होता है, केवल गतिशील वस्तु में। तो जड़त्व का गुण जो होता है वो सभी वस्तु में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। उसके बाद 14वां क्वेश्चन है कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होगी। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होगी। तो ठोस में। ठीक है, ठोस के कण जो होते हैं काफ़ी चिपके होते हैं, पास होते हैं। वहीं जो द्रव होता है थोड़ा सा उसमें दूर होता है, जबकि गैस में काफ़ी दूर होता है। आगे हम लोग देखेंगे 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बराबर है। देखिए सी से हम लोग को के जाना है। ठीक है, सी से के जाना है। तो देखिए सी जो है वो अल्फ़ाबेट में छोटा होता है और के बड़ा होता है। तो जब सी से अगर यानी कि छोटा से बड़ा तरफ जाना होगा तो प्लस 273 लगाएंगे, और वहीं के से अगर सी की तरफ आना होता है तो के बड़ा अक्षर में और सी छोटा में, तो इसमें माइनस 273 करते हैं। इस तरह भी आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ 10 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसको प्लस में बदलना है किसमें, केल्विन में। तो सेल्सियस तो खैर हटा देंगे, 273 जोड़ देंगे, बन जाएगा 283। 283 आपका केल्विन बन जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 2 सही जवाब यहाँ पर रहेगा। 15 का हो जाएगा दूसरा नंबर। उसके बाद बोला गया 16वां नंबर के निम्नलिखित में से द्रव में कौन अनिश्चित होता है। तो द्रव में आकार जो है अनिश्चित होता है। ठीक है, द्रव में आकार अनिश्चित होता है क्योंकि उसको जिस शेप में डालेंगे, अगर गिलास में डालेंगे तो गिलास का रूप ले लेगा वो, बाल्टी में डालेंगे, ठीक है, मतलब इसमें डाल देंगे इसका रूप ले लेगा, बाल्टी में अगर डालेंगे तो इसका रूप ले लेगा, यानी कि द्रव जो है द्रव में अनिश्चित आकार होता है। 17वां क्वेश्चन बोला गया जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात कितना होता है। तो दोस्तों वो 1:8 होता है। जैसे जल H2O, ठीक है, जल का यानी हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 6। इसका अगर गुना 2 ठो है तो 2 लगा देंगे और इसमें भी 2 लगाएंगे क्योंकि सम संख्या है। ठीक है, सॉरी ऑक्सीजन का 8 होता है। तो ये हो गया 2 और यहाँ पर अनुपात हो गया 16। इसको काटेंगे 2 एकम 2, 2 8 16।
तो ये हो गया 1:8। इसलिए जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात होता है 1:8 होता है। और अगर आपको पूछ जाए कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है, पहले ऑक्सीजन लगा देगा फिर हाइड्रोजन लगाएगा, तो 8:1 भी हो सकता है, रिवर्स। अब देखेंगे क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो क्लोरीन का संख्या होता है 17, तो 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 7, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद 19वां क्वेश्चन है कि एक तत्व के समस्थानिक में क्या होते हैं। एक तत्व का समस्थानिक में कौन सा गुण होता है, तो समान भौतिक गुण या भिन्न रासायनिक गुण या भिन्न परमाणु संख्या या न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। तो 19 नंबर समस्थानिक में कौन सा गुण होता है, तो न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या होती है। उसके बाद 20वां क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन है और 17 प्रोटॉन है। ठीक है, 18 आपका क्या है, न्यूट्रॉन है, और प्रोटॉन कितना है, 17 है। और पूछा गया है तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, तो द्रव्यमान यानी मास यानी ए निकालने के लिए क्या करते हैं, n+p एक फॉर्मूला होता है, तो 18 + 17। ठीक है, कुल मिलाकर आपका आ गया 35, तो यही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, यानी 35। उसके बाद बात करेंगे हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है, तो हाइड्रोजन परमाणु में जो प्रोटॉन होता है, हाइड्रोजन परमाणु में जो होता है वो न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद देखा गया 22वां क्वेश्चन देखेंगे, केनाल किरणें किसका किरण पुंज होती है, केनाल किरण, तो केनाल किरण जो होती है प्रोटॉन का पुंज होता है और धनावेशित होती है। आगे अतिचारण का संबंध किससे है, तो अतिचारण का संबंध जो होता है मृदा अपरदन से होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह पर कितना % जल है, तो लगभग 2/3 यानी कि 70% के आसपास। ठीक है, 71% आता है जल और बाकी 29% स्थल आता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा डेटा चेंज करके 70 और 30 भी कर सकते हैं। आगे आविगाद्रो का मान क्या होता है, यानी कि 1 मोल किसके बराबर होता है, तो 1 मोल जो होता है दोस्तों वो होता है 6.2022 × 10⁻23 जूल, यानी ऑप्शन नंबर आपका 6.022 × 10⁻23 जूल, 1 नंबर सही रहेगा। उसके बाद पूछा गया जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, 26 का 1 नंबर सही रहेगा। फिर पूछा गया 27वां, पेचिश का रोग कारक जीव क्या है, पेचिश का रोग कारक जीव क्या है पेचिश का, तो इसका सही आंसर होगा जीवाणु। अगला सवाल है, एक संक्रामक रोग यहाँ पर क्या है, तो हृदय रोग, कैंसर, कुष्ठ रोग या हैजा। संक्रामक रोग पूछा गया तो संक्रामक रोग यहाँ हो जाएगा हैजा। ठीक है, संक्रामक रोग हैजा हो जाएगा। और नेक्स्ट बोला गया आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं, तो वो लाइसोसोम होता है। फिर बोला गया पादप कोशिका के चारों ओर, 30वां नंबर में बोला गया कि पादप कोशिका के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली को क्या कहते हैं, तो पादप कोशिका के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली को कोशिका भित्ति कहते हैं। उसके बाद 31वां नंबर है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन कितना है, तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन 2 लाख गुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का बिजली घर कौन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। फिर पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं, पादप कोशिका का रसोई घर तो हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक एक वर्णक पाया जाता है, जिसमें मैग्नीशियम नामक तत्व भी पाया जाता है दोस्तों, और यही जो है बनाता है, फिर खाना बनाता है। नेक्स्ट है वह वैज्ञानिक ने जीव द्रव का नामकरण किया, तो जीव द्रव का नाम जो दिया है उसको बोलते हैं पुरोकंज। ठीक है, J.E. पुरोकंजे ने दिया है। आगे 35वां सवाल की किस प्रकार के उत्तकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनता है, तो पार्श्व विभज्योतक यानी 35 का ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। उसके बाद ट्रैकिड्स पाया जाता है किसमें, तो जाइलम में। ट्रैकिड्स जो है जाइलम में पाया जाता है और चालनी नलिका में पाया जाता है। ये सारे किसके हैं, मतलब पूछा जाएगा ट्रैकिड्स और चालनी नलिका किसमें पाया जाता है, तो जाइलम में। ठीक है, उसके बाद हम लोग 37वां क्वेश्चन देखने वाले हैं। 37वां क्वेश्चन बोला गया है कि मूंगफली और बादाम के छिलके में पाया जाता है, मूंगफली और बादाम के छिलके में क्या पाया जाता है, तो स्क्लेरन कायमा बना होता है, दृढ़ उत्तक होता है, स्क्लेरिड्स पाया जाता है इसमें। उसके बाद है जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के उत्तक हैं, दोस्तों जाइलम और फ्लोएम पेड़ पौधों में, जटिल पेड़ पौधों में संवहन उत्तक का काम करते हैं। जाइलम जो है जड़ से जल को लेता है और फ्लोएम जो है तैयार भोजन को संभव सभी दिशाओं में परिवहन करवाता है। फिर 39वां नंबर है क्वेश्चन है, रंध्र के क्या काम है, तो गैसों का आदान प्रदान, वाष्पोत्सर्जन और इनमें से कोई नहीं और दोनों, तो इसका दोनों काम हो जाएगा, यानी कि यह गैसों का आदान प्रदान भी करता है और वाष्पोत्सर्जन भी करता है। अंतिम सवाल इस वीडियो का होगा कि वह उत्तक जो हमारे शरीर में वसा का संचय करता है उसे क्या कहते हैं, तो अंग्रेजी में उसको एडिपोज कहते हैं और बाकी उसको हिंदी में वसीय उत्तक कहते हैं। ठीक है, फैट्स उत्तक कहते हैं इसको, एडिपोज उत्तक। तो दोस्तों हम लोग साइंस का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 ऑब्जेक्टिव सवाल किए इस वीडियो में, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी होगा। तो इसी प्रकार से अच्छे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।